Good evening, everyone. Welcome back to the channel. Today we will move to the next part of this chapter, chapter 5 of the Stangl. पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने जल के बारे में बात की थी, नदी के जल के बारे में, समुद्र के जल के बारे में, कौन सा जल अधम है, कौन सा जल उत्तम है और किस तरह से उनकी हम परीक्षाएं कर सकते हैं। ये सारे हम अपने एक पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 अष्टांग हृदय का जो सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। आज हम उसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे दुग्ध के लक्षण। सामान्य दूध के क्या क्या लक्षण होते हैं। पहले इसके लक्षण क्या है। ये मधुर होता है, स्निग्ध है, ओजस एवं रस आदि धातुओं को बढ़ाने वाला होता है, पित्त शामक होता है, वीर्य को बढ़ाने वाला होता है, कफ कारक, गुरु तथा शीतल होता है। ये इसके कुछ प्रमुख गुण हैं। इसमें कई प्रकार के दूध हैं आपके, उनके वर्णन बताया गया। सबसे पहले आपको बताया है गाय के दूध का वर्णन। ये विशेषकर जो होता है ये जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है, रसायन के गुण धर्मों से युक्त होता है और शत एवं क्षय रोगियों के लिए हितकारक होता है। थकावट, आलस्य, श्वास, प्यास इन सबको दूर करता है। रक्त पित्त रोग का विनाश करता है। भैंस के दूध के गुण अगर हम देखें तो जिनकी जठराग्नि तीक्ष्ण होती है, बहुत ही तेज़ होती है, या जिन्हें नींद नहीं आती, उन्हें भैंस का दूध लेना चाहिए। यह आगे है आपका भेड़ी के दूध के गुण। ये हृदय को अप्रिय होता है या अहितकर, उष्ण तथा वात आदि नाशक होता है। वात व्याधि जितने भी हैं उनके लिए मतलब होता है अच्छा होता है। उन हिचकी, श्वास, पित्त एवं कफ को उबारता है। इन सबको वो और दिखाता है, उबारता है। हथनी के दूध के गुण क्या होते हैं। ये शरीर को स्थिरता देता है, पर्याप्त मात्रा में बढ़ाता है। वास्तव में यह गुण कारणम अनुरूपम कार्यम को चित्रार्थ करता है। मतलब जो इसके गुण हैं वैसे ही ये काम करता है। ये स्थिरता पैदा करता है बॉडी में। फिर है एक शफ। यहाँ पे आपकी गलती हो गई है, कशफ नहीं है, एक शफ। जो मतलब होता है ना एक खुर वाले, एक पैर वाले जो भी प्राणी होते हैं उनके दूध का वर्णन है। वो उष्ण होता है, लघु होता है ना, और ये कुछ खट्टा एवं लवण रस युक्त होता है। यहाँ पे बात वही है कि कोई भी वो है 4 पैरों वाला जानवर, उसका अगर एक पैर है, उसके दूध। आगे है आपका बकरी के दूध के लक्षण, उसके गुण क्या होते हैं। बकरी जो होती है वो ज़्यादा कूद फान करती है, खाना कम खाती है, व्यायाम ज़्यादा करती है, इसलिए उसका दूध जो होता है हल्का होता है, लघु होता है। और इसमें जो रस होते हैं वो कटु, तिक्त, रस युक्त पत्तों को प्रायः वो खाती है, अतः उसका दूध जो होता है हल्का होता है। हल्का होने का कारण यही है क्योंकि उसमें कटु, तिक्त रस युक्त वो पत्तों को खाती है, अतः उसका दूध हल्का होता है। ये हमने बात कर ली है। ये ज्वर, श्वास, रक्त पित्त तथा अतिसार रोगों को नष्ट करता है। दूसरा आपका आता है ऊँटनी के दूध। जो ऊँटनी होती है उसके दूध के क्या लक्षण हैं। रुक्षता को दूर करता है, उष्ण तथा लवण रस युक्त होता है, वात विकार, कफ विकार, अफरा, कृमि रोग, इन सब रोगों को में ये हितकर होता है। फिर आपका आता है मानुषी। मनुष्य के दूध के लक्षण। नारी का दूध वात, पित्त, रक्त तथा चोट आदि लगने के कारण जो उत्पन्न नेत्र संबंधी अगर कोई भी आपको समस्या है उसके तर्पण। आगे हम बात करेंगे दधि गुण वर्णन। यहाँ पे दधि गुण का मतलब है दही। पाक एवं रस में अम्ल होता है। यहाँ दही की बात कर रहे हैं तो दही कैसा होता है। पाक एवं रस में अम्ल रस होता है। इसमें ग्राही, मल को बांधने वाला होता है। गुरु जो कि पचने में देर लगाने वाला होता है। मेदो धातु, शुक्र, कफ, पित्त, रक्त, अग्निवर्धक होता है एवं शोधकारक होता है। भोजन में रुचि को बढ़ाने वाला होता है। जाड़ा लगकर आने वाले विषम ज्वर में, पीनस रोग में, मूत्रकृच रोग में, इस तरह के रोगों में ये हितकर होता है। गृहिणी रोग में रूक्ष दही हितकर होता है। तो जो दही के गुण हैं वो क्या क्या हैं, मेन जो हमने देखे हैं। ये पाक एवं अम्लरस होता है, मल को बांधने वाला होता है, गुरु होता है, पचने में भारी होता है, मेदो धातु, शुक्र, कफ, पित्त, रक्त, अग्निवर्धक एवं। आगे है तक्र। मट्ठा या छाछ के लक्षण क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यह लघु होता है। इसमें जो रस होता है वो हमारा कैसा होता है, कषाय होता है, अम्ल होता है। जठराग्नि दीपक होता है, जठराग्नि को अच्छा करता है। कफ और वातनाशक होता है। जितने भी हमारे कफ
से संबंधित हमारे रोग हैं या वात से संबंधित रोग हैं, इनका नाश करता है। यह शोध रोग, उदर रोग, पांडु रोग, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, शोध रोग, उदर रोग, पांडु रोग, मूत्र आघात, अरुचि, प्लीहा विकार, घृत, गुल्म, गर्विश को जीत लेता है। इन सब पे ये विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब तक्र के ये गुण बताए गए हैं जिसे हम मट्ठा या छाछ कह सकते हैं। आगे आपका आता है घोल। घोल क्या होता है? घोल होता है हमारा बिना पानी मिलाए जो दही मथा जाता है और जिसमें से स्नेह। आगे हमारा घोल, बिना पानी मिलाए जो दही, बिना पानी मिलाए जो दही मथा जाता है और जिसमें से स्नेह भाग भी अलग नहीं किया जाता, उसे हम घोल कहते हैं। तक्र कूर्चिका क्या होती है? अब ये देखते हैं हम। दही के साथ दूध को पकाने से दधि कूर्चिका और तक्र के साथ दूध पकाने से तक्र कूर्चिका बनती है। देखो, दही को अगर दूध के साथ पकाएंगे तो क्या बनेगा? दधि कूर्चिका बनेगा। और अगर हम तक्र के साथ दूध को पकाएंगे तो हमारा बनेगा तक्र कूर्चिका। तक्र तथा दही के गाढ़े भाग को कूर्चिका कहते हैं या हम पनीर कहते हैं। जो उसका एकदम होता है ना, थिकनेस वाला जो पार्ट होता है, जो गाढ़ा होता है, उसे हम कूर्चिका या पनीर कहते हैं। यह संग्राही, वातकारक तथा रूक्ष होती है एवं कठिनाई से पचता है। ये देर में पचता है। इसका जो वो होता है वो गुरु होता है। ये दूध को फाड़कर जो घन भाग बच जाता है उसे किलाट या छेना कहते हैं हम। ठीक है, ये हमारी बात होगी। अब हम बात करेंगे मंड। यह तक्र से भी पाचन में लघु होता है, इसे मस्तु भी कहते हैं। यह दही या छाछ का पानी भी कहते हैं। जो दही या छाछ का पानी होता है उसे हम मंड कहते हैं। आगे है आपका तक्र प्रयोग निषेध। कहाँ कहाँ हमें तक्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर किसी का घाव लग गया है तो घाव लगने पर नहीं करना चाहिए। कोई अगर मूर्छा में चला गया है या चक्कर आ रहे हैं, दुर्बलता है, दाह तथा रक्त पित्त रोग में तक्र का प्रयोग ना करें। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके, ये आप देख लीजिएगा। आगे है तक्र प्रयोग का काल कि कब कब हमें तक्र का प्रयोग करना चाहिए। शीतल काल में, अग्निमांद रोग में, जब अग्निमंद हो तब, कफ जनित विकारों में, श्रोतों में रुकावट आने पर, जब भी अगर श्रोतों में रुकावट आ जाती है तब भी हम तक्र का प्रयोग करते हैं। यह वात नाशक तथा पित्तकारक होता है। वात का नाश करता है और पित्तकारक होता है। ये पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट है आपके तक्र प्रयोग विधि। कब कब कैसे कैसे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। वात दोष में अम्ल तक्र में नमक मिलाकर लेना चाहिए। अगर कोई भी वात दोष हो गया है तो क्या करें हम? अम्ल तक्र में नमक मिलाकर लें। अगर पित्त दोष है तो मधुर तक्र में चीनी मिलाकर लें। ठीक है। कफ दोष है तो तक्र में सौंठ, मरीच, पीपल के साथ कोई भी एक क्षार मिलाकर ले सकते हैं। आगे है तक्र की प्रशंसा। संस्कृत में सुभाषित साहित्य में विद्वानों ने तक्र की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा है, यथा तक्रम शुक्रस्य दुर्लभम, यथा तक्रम शुक्रस्य दुर्लभम। मतलब तक्र को बहुत अच्छा माना है, अच्छी उच्च श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट आपका आता है मस्तु का वर्णन। यह भी तक्र के समान गुण वाला होता है। विशेषकर यह सर, श्रोतसों को शोधक और कब्जियत को दूर करता है तथा पाचन में लघु होता है। इसका मेन पॉइंट ये है, ये पाचन। अब है आपका नवनीत वर्णन। जो ताज़ा निकाला हुआ मक्खन है उसके क्या क्या गुण होते हैं। ये आपका वीर्यवर्धक होता है, शीतल होता है, कांतिकारक होता है, आपके वर्ण को अच्छा करता है, अग्नि को तीव्र करता है और ये संग्राही होता है। मैंने आपको पहले भी बताया और ये कई बार इस PDF में आ चुका है। जो मल को बांधने वाला होता है, संग्राही का तात्पर्य है मल को बांधने वाला। वात विकार, पित्त विकार, रक्त विकार और मुख प्रदेश में कोई भी अगर लकवा है तो ये उसको भी ठीक करता है, उसका नाश करता है। लास्ट जो आपको पॉइंट आता है वो आता है दूध का नवनीत। दूध से निकाला गया नवनीत विशेषकर संग्राही होता है। ठीक है। यह रक्त रोग, पित्त रोग तथा नेत्र रोग का विनाश करता है। ये सेकंड पार्ट का आपका जो हमने आज स्टार्ट किया, इसमें आज के लिए इतना ही है। थर्ड पार्ट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और ऐसा ही अपना साथ मुझे देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।